हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार टाइम स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को स्वागत करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। जो अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 है। अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे 5, जो अध्याय का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। यानी कि जो आज क्लास 10th का हम लोग अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, ये अध्याय आज 5 है, जो कि आज पूर्णतः अध्याय 5 समाप्त हो जाएगा। और आज जो नागरिक शास्त्र है, पूरे आज नागरिक शास्त्र जो 5 अध्याय है, वो 5 अध्याय हम पढ़ा चुके हैं। और इसका आज लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र की चुनौती के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि लोकतंत्र क्या होता है, ये जो भारतीय लोकतंत्र है इसका क्या क्या चुनौती होता है। अध्याय 5 में आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या चुनौती होती है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि एक ही वीडियो में अध्याय 5 समाप्त हो जाएगा, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं या लोकतंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, इसी के बारे में सिर्फ जानना है बच्चों। तो आइए बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौती के बारे में। तो ये बोल रहा है कि लोकतंत्र की क्या चुनौतियाँ हैं। तो जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र का 3 हमारा अंग होता है। जो भारतीय लोकतंत्र है इसका कितना अंग है, तो 3 अंग होता है। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है बच्चों विधायिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र का हमारा 3 रीढ़ है। एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये भारतीय लोकतंत्र का 3 मेरा रीढ़ है। और ऐसे बोला जाता है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा रीढ़ क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र का जो चौथा रीढ़ होता है वो होता है प्रेस। प्रेस होता है यानी कि मीडिया भाई होते हैं। ये जो प्रेस होता है भारतीय लोकतंत्र का चौथा रीढ़ है। ऐसे भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है और जो विधायिका होता है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और अमेरिका के संविधान निर्माता अलेक्जेंडर हैमिल्टन जी ने इन तीनों के बारे में एक बात कही है। जो अमेरिका के संविधान निर्माता अलेक्जेंडर हैमिल्टन जी हैं, वो बोलते हैं कि अगर किसी देश की कार्यपालिका में ऊर्जा है और विधायिका में उत्तरदायित्व है एवं न्यायपालिका में न्याय के प्रति सत्य और निष्ठा है, न्याय के प्रति सत्य और निष्ठा है, अगर किसी भी देश के ये लोकतंत्र में ये सभी अगर बातें हैं तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इन सारी बातें जिस देश के लोकतंत्र में नहीं है, उस लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जिस भी देश में, किसी भी देश में अगर कार्यपालिका में ऊर्जा की शक्ति नहीं है, विधायिका में उत्तरदायित्व नहीं है और न्यायपालिका में न्याय के प्रति सत्य और अहिंसा नहीं है, तो वहां लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की चुनौतियां। अब साधारण शब्दों में समझिए कि लोकतंत्र की चुनौती किसे कहते हैं, यानी कमियों के बारे में जानना, उस देश के लोकतंत्र में क्या कमी है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको चुनौती पता करना होगा तो ये जानना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र की क्या चुनौती होता है। अगर हमारे बारे में आपको जानना होगा कि क्या चुनौती है, तो हमारे कमियों को पकड़ना पड़ेगा और आप हमारे कमियों को पकड़ लेते हैं तो वही मेरा क्या है, चुनौती होता है। तो वही लोकतंत्र का क्या होता है, चुनौती होता है। लोकतंत्र की जो कमी है उस कमियों को पकड़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र की हम चुनौती कहते हैं। जैसे एक समय की बात है कि एक टीचर बच्चों से पूछे कि तुम बताओ तुम्हारा क्या चुनौती है। एक समय की बात है कि टीचर अपने एक बच्चे से पूछे, एक शिष्य से पूछे कि बेटा बताओ तुम्हारा क्या चुनौती है, तुम्हारे पढ़ाई जो चल रहा है उसमें क्या चुनौती है।
तो बच्चा ने बोला कि सर हम इसका जवाब देते हैं। तो जो बच्चा था एक कापी लिया और कापी लिया पूरा, और कापी के पन्ना को पलटते गया और लास्ट में लिख दिया कि दम है तो पास करके दिखाओ बेटा। तो ये क्या था, एक बड़ी उसका चुनौती था। गुरु के लिए क्या कर दिया, चुनौती ही कर दिया। पूरा पन्ना को छोड़ देता है और लास्ट में क्या लिख देता है कि दम है तो पास करके दिखाओ बेटा। यानी कि मास्टर को क्या बोल दिया, वो बेटा बोल देता है कि दम है तो पास करके दिखाओ बेटा। तो क्या था उसके लिए, बहुत बड़ी चुनौती था। तो इसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र की चुनौती कहा जाता है। तो आप लोग को अब समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का चुनौती क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की चुनौतियों की व्याख्या करें, या पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौती है। और जहां तक उम्मीद है कि जब भी पूछा गया है, अधिकांश यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौती क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती पूछे या लोकतंत्र की चुनौती की व्याख्या पूछे, कोई भी पूछे, अगर आप इतना जान जाते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौती की व्याख्या करें या भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं। तो चलते हैं पहले विश्व स्तर पर जानने का हम प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र की क्या चुनौती है। सिर्फ भारत के लोकतंत्र की चुनौती बात नहीं है, अमेरिका का भी, जापान का भी है, पाकिस्तान का भी है, यानी कि हर जगह, चीन का भी है, हर जगह लोकतंत्र की क्या है, चुनौती है। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि लोकतंत्र की चुनौती विश्व स्तर पर क्या है। तो विश्व स्तर पर जानते हैं कि लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो विश्व स्तर पर पहला चुनौती कौन सा है, आतंकवाद। पहला चुनौती कौन सा है, आतंकवाद। आतंकवाद से आज हर एक देश क्या है, परेशान है। आतंकवाद पूरे विश्व में क्या कोहराम मचाया हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं है जो आतंकवाद से ग्रसित नहीं है। और यहाँ तक कि पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी आतंकवाद के प्रभाव में या चपेट में आ चुका है। वो भी आतंकवाद से वंचित नहीं है, वहां भी आतंकवाद ने कोहराम मचा रखा है। यानी कि विश्व का सबसे विकसित देश, सबसे विकासशील देश आज जो आतंकवाद के चपेट में आ गया है, जिससे उसका भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आतंकवाद है जो विश्व स्तर की क्या चुनौती बना हुआ है। पूरे देश से क्या है, आज परेशान है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आतंकवाद में लश्कर तोयबा, ये सब क्या है, संगठन है। हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब आतंकवादियों का क्या है, संगठन है। ISIS सीरिया का ये संगठन है आतंकवाद का। ISIS इराक का संगठन है। तालिबानी, आप लोग तो तालिबानी से परिचित होंगे। अभी फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने क्या कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया है। उसके बाद अल कायदा, ये सब जितने भी आतंकवादी संगठन है, किसी न किसी देश पर अपना कोहराम मचाए हुए हैं, अपना असर उस पर छोड़े हुए हैं, जिससे आज सभी देश इससे कोई भी वंचित नहीं है। सभी देश इसके लपेट में आ गया है, सभी देश इसके प्रभाव में आ गया है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। और इससे निजात पाना एक कठिन समस्या बन गया है, एक कठिन प्रश्न हो गया है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है। वो भारत की बात हो या अमेरिका की बात हो या जापान की बात हो या इंग्लैंड की बात हो, सभी देश इससे क्या है, इस चपेट में आ चुका है और सभी देश इससे क्या है, परेशान है, जो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह है आतंकवाद। दूसरा चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं भूमंडलीकरण तापमान। भूमंडलीकरण तापमान। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हम लोग का वातावरण है वो क्या हो रहा है, काफी गर्म हो रहा है। भूमंडलीकरण की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग का जो वातावरण क्या हो रहा है, काफी गर्म हो रहा है। और वातावरण के काफी गर्म होने से जो ग्लेशियर का बर्फ है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और ग्लेशियर का जो बर्फ है वो क्या आ रहा है, एकदम तेजी से पिघल रहा है। और ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने के कारण जो हम लोग का समुद्र का जल स्तर है वो एकाएक काफी बढ़ रहा है। जल स्तर वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा ग्लेशियर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा।
और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का तापमान काफी तेजी से, सॉरी दोस्तों, समुद्र का जो जल स्तर है क्या हो रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जो जल स्तर है काफी तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। यानी कि जल में सभी शहर क्या हो जाएंगे, उसमें विलुप्त हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे, जो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत का उदाहरण ले लीजिए, जो भारत का मुंबई है, चेन्नई है, एक दिन क्या आएगा, ये समुद्र में जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्यों पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यानी कि वातावरण क्या हो रहा है हम लोग का, धीरे धीरे वातावरण काफी गर्म हो रहा है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा और क्या हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर पूरा तेजी से एकदम बढ़ रहा है और पूरा एकदम जल स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं वो सभी शहर पानी में क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और इस प्रकार शहर का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरा विश्व के लिए लोकतंत्र की चुनौती बना हुआ है। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है धार्मिक हिंसाएं। धार्मिक हिंसाएं, ये धार्मिक हिंसाएं लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। जो धार्मिक हिंसाएं, दो धर्म के लोग आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम दो धर्म के जो लोग हैं आपस में क्या हो जा रहा है, लड़ जा रहा है और आपस में लड़ जा रहे हैं। बोलते हैं कि मेरा धर्म उच्च है, तो मुस्लिम बोलते हैं मेरा धर्म उच्च है, हिंदू बोलते हैं मेरा धर्म उच्च है। और इसी को लेकर काफी क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है, विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाएगा किसी भी देश में, धर्म को लेकर विवाद हो जाएगा, तो देश विकास नहीं कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। या धार्मिक हिंसा में क्या होता है, एक ही धर्म के लोग दो पंथों में बटे हुए हैं। एक ही जो धर्म के लोग हैं दो पंथों में बटे हुए हैं और वो बोलते हैं कि नहीं मेरा पंथ ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मेरा पंथ ठीक है। जैसे में ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म भी दो भागों में बटे हुए हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और एक होते हैं कैथोलिक। उसके बाद जो मुसलमान भी हैं दो धर्मों में बटे, दो पंथों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। हिंदू भी हैं दो पंथों में बटे हुए हैं, शैव और वैष्णव। जैन भी हैं श्वेतांबर दिगंबर। बौद्ध भी हैं हिनायान महायान। ये दो पंथों में बटे हुए हैं और बोलते हैं कि नहीं मेरा पंथ ऊंच है, तो वो बोलते हैं कि मेरा पंथ ऊंच है। और दोनों को लेकर क्या हो जाता है, काफी विवाद हो जाता है, यानी कि धार्मिक हिंसाएं हो जाता है। और जहां पर धर्म को लेकर हिंसाएं होगा वो देश विकास नहीं कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब है नस्ल भेदी। ये नस्ल भेदी लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है, यानी कि नस्ल भेदी। जैसे अंग्रेज लोग भारतीयों को क्या बोलते थे, काला बोलते थे। चाहे हम लोग कितने भी गोरे क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज हमको क्या बोलते थे कि तुम लोग काले हो, और अपने आप को क्या बोलते थे, उच्च बोलते थे। इस प्रकार नस्ल को लेकर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और जिस देश में नस्ल को लेकर भेदभाव होगा वो देश कभी भी विकास नहीं कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि ऐसे बोला जाता है कि जिसकी नाकें चपटी हो, जिसकी नाक चपटी हो, जिसकी नाकें चपटी हो और बड़ा सा माथा हो, घुंघराले बाल हो, नीली आंखें हो, ये सब क्या है, मंगोल प्रजाति के लोग हैं, जो उत्तरी अमेरिका, चाइना और जापान में पाए जाते हैं। जबकि जिनका ओठ मोटा हो, कद बड़ा हो, चेहरा काला सा हो, घुंघराले बाल हो, चेहरा काला हो, ये निग्रो प्रजाति के लोग हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं आपस में ये बोलते हैं कि नहीं हमारा प्रजाति उच्च है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा प्रजाति उच्च है। और दोनों लेकर क्या करते हैं, नस्ल भेदी करते हैं, यानी नस्ल को लेकर बोलते हैं कि हमारा नस्ल उच्च है, तो वो बोलते हैं कि हमारा नस्ल उच्च है। और ऐसा किसी भी देश में होगा तो देश विकास नहीं कर सकता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगला है वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी या इसको आर्थिक मंदी भी कहते हैं। वैश्विक मंदी को क्या कहा जाता है, आर्थिक मंदी भी कहा जाता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आर्थिक मंदी क्या होता है, आर्थिक मंदी वैसा है, आर्थिक मंदी किसे कहते हैं,
जब जीने का हम लोग का तीनों आधार, जब किसी भी व्यक्ति का जीने का तीनों आधार, कोई भी व्यक्ति है उसके जीने के जो 3 आधार है, जो 3 आधारभूत इकाइयां हैं, वही तीनों आधार बंद हो जाता है। यानी कृषि, व्यापार, उद्योग क्या पड़ जाता है? ठप पड़ जाता है। जब जीने का हम लोग का जो 3 गो आधार है, कृषि, व्यापार, उद्योग, तीनों क्या हो जाता है? ठप पड़ जाता है। लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल जाता है। बैंक और जो कंपनियां हैं दिवालिया घोषित हो जाता है तथा बाजार में वस्तु और मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आर्थिक मंदी का दौर 1929 ईस्वी में आया था, जो लोकतंत्र के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये जितने भी बताए हैं, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, धार्मिक हिंसाएं, नस्लभेदी और वैश्विक मंदी या आर्थिक मंदी, ये विश्व स्तर पर लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की चुनौती की व्याख्या करें। अगर विश्व स्तर पर है तो यही आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, धार्मिक हिंसाएं, नस्लभेद और वैश्विक मंदी को आप इसमें 4-4 लाइन लिख देते हैं तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा। और जब भी आएगा तो 5 नंबर का आएगा। अब चलते हैं दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं। अब क्वेश्चन किस पर चलते हैं हम लोग कि भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की 3 चुनौतियां हैं। इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। पहले लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र की, पूछेगा कि क्या चुनौतियां हैं, तो लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां इस प्रकार अग्रलिखित है। पहला लिखेंगे राजनीतिक चुनौती है, दूसरा सामाजिक चुनौतियां हैं और तीसरा क्या है? आर्थिक चुनौतियां। यहाँ पर चुनौतियां लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये चुनौती लिख रहे हैं, समझिएगा कि चुनौती लिखे हैं। राजनीतिक चुनौती, सामाजिक चुनौती और आर्थिक चुनौती। तो भारतीय लोकतंत्र की कितना चुनौती है? पहला है राजनीतिक चुनौती, दूसरा है सामाजिक चुनौती और तीसरा है आर्थिक चुनौती। इसको 3 कैटेगरी में, 3 भागों में बांट दिए हैं। तो पहला क्या है? राजनीतिक चुनौती, दूसरा सामाजिक चुनौती, तीसरा आर्थिक चुनौती। अब बात करते हैं कि राजनीतिक चुनौती में क्या होता है। तो राजनीतिक चुनौती में क्या है? पहला पर चर्चा करते हैं अशिक्षा। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा का पहले परिभाषा जानेंगे कि अशिक्षा किसे कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष का हो गया है, ऐसा बालक जो 7 वर्ष का है, जो कुछ पढ़ना और लिखना नहीं जानता है, उसे क्या कहते हैं? अशिक्षा कहते हैं। आज हमारे देश के आजाद हुए करीब करीब दोस्तों 75 साल हो गया, फिर भी आज क्या है? बहुत से लोग अशिक्षा है, यानी कि आज भी लोग साक्षर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, गांव में भी, शहर में भी ऐसे लोग हैं कि आज भी साक्षर नहीं है, जो भारतीय लोकतंत्र की क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज भी जो हमारा साक्षरता दर है कितना है? 74% साक्षरता दर है और 74% में से 65.5% क्या है? महिला साक्षर है, जबकि पुरुष कितने हैं? 82.1% पुरुष साक्षर है। आज भी महिलाएं क्या है? बहुत अशिक्षित है। आज भी महिलाएं क्या है? बहुत अशिक्षित है। और अशिक्षित कुल संख्या कितना है? अभी हमारा 26% लोग आज भी क्या है? अशिक्षित है, यानी कि शिक्षा से क्या है? आज भी वंचित है। आज भी हमारे 26% लोग 75 साल आजादी के बाद भी आज हमारे देश में 26% लोग आज भी अशिक्षित है, यानी कि कुछ पढ़ना और लिखना नहीं जान रहे हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना नहीं जानेंगे तो सही लोकतंत्र का निर्माण होगा। जो लोकतंत्र का पर्व बोला जाता है, यानी मतदान के दिन सही ढंग से अपने नेता को चुन पाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुन पाएंगे? कभी नहीं चुन पाएंगे। जो लोकतंत्र के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी क्या है? चुनौती। तो पहला राजनीतिक में क्या है? अशिक्षा लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है बेरोजगारी। आज 75 साल हमारे देश के आजाद हुए हो गया दोस्तों, यानी कि हमारे आज जो देश है 75 साल पूरा कर लिया आजादी, लेकिन फिर भी आज जितने भी यहाँ पर नेता हुए हैं, किसी भी पार्टी का सरकार बना हो, कोई भी सरकार बेरोजगारी नहीं हटा पाया। वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, कोई भी बेरोजगारी को हमारे देश से खत्म नहीं कर पाया, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा पत्र में वादा करते हैं कि हम आएंगे,
तो रोजगार देंगे, रोजगार के नए नए अवसर देंगे। यहाँ तक कि मोदी जी भी बोले थे कि हम आएंगे सत्ता में तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार, कहाँ रोजगार गया? जो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे भारतीय लोकतंत्र में, 75 साल आजादी के बाद भी आज बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, और खास करके ग्रेजुएट लेवल के युवा जो कि बीए कर बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन कर बैठे हुए हैं, और ऐसी संख्या 63% हमारे भारत में है, जो कि बहुत ही दुखद की बात है कि आज भी हमारे 63% युवा बेरोजगार हैं। और खास करके यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो युवा क्या है, बेरोजगार है। और सरकार जब भी आती है, सत्ता का जब भी बात आता है, जब भी चुनाव आता है, तो जो भी हमारे नेता होते हैं बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सभी वादों को भूल जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब चलते हैं कि सामाजिक क्या है, सामाजिक चुनौतियां क्या है, भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक चुनौतियां क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र की पहला सामाजिक चुनौती है जाति भेदभाव। हमारे समाज में सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है जातीय भेदभाव, यानी धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, जात को लेकर। जैसे जात में बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं हम महतो जी हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं हम यादव जी हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं हम दास जी हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं पासवान जी हैं। तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में जातीयता है, जो जात को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है। जात को लेकर हम लोग आपस में मतभेद कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरा धर्म जो अच्छा है, मेरा जात जो है अच्छा है। तो जात को लेकर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं पर भी अगर जातिवाद रहेगा, भेदभाव रहेगा, तो वहां का लोकतंत्र विकास नहीं कर पाएगा। अगर जात पात करते हैं तो सही नेता को हम लोग नहीं चुन पाएंगे, यानी जात के आधार पर अगर नेता और मंत्री को चुनेंगे तो सही मायने में जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा, और सही मायने में जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा तो देश वो राज्य कभी भी विकास नहीं कर सकता है। जो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी क्या है, जाति भेदभाव है। दूसरा है लिंग भेद, यानी लोकतंत्र की ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लिंग भेद। हमारे समाज में हम लोगों के घर में ही भेदभाव किया जाता है, स्त्री और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है, यही होता है लिंग भेद। स्त्री और पुरुषों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। ऐसे लोगों की सोच है कि इस समाज में सिर्फ पुरुष ही अच्छे काम कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष को ही पढ़ाया जाए, जो भी अच्छा कार्य होगा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। ये जो बात क्या है, गलत है। हमारे समाज में जितना पुरुष कार्य कर सकते हैं उतना ही महिलाएं कर सकती है, जितना हम लोग विकास कर सकते हैं उतना भी महिलाएं विकास कर सकती है। जिस क्षेत्र में एक पुरुष जॉब कर सकते हैं उस क्षेत्र में महिलाएं भी जॉब कर सकती है। क्या चांद पर व्यक्ति गए तो महिला नहीं गई? हर क्षेत्र में आज महिलाएं क्या है, आगे है, और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। फिर भी आज क्या कहता है, हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है स्त्रियों के साथ, जो कि भेदभाव नहीं करना है। यही होता है लिंग भेद, यानी स्त्री और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है क्षेत्रवाद। ये क्षेत्रवाद भी बहुत प्रचलित है, क्षेत्रवाद किया जाता है, यानी क्षेत्रवाद को समझिए। हम बिहार के हैं और चले जाते हैं हम लोग कमाने के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं बिहारियों को एक नीच भावना से देखते हैं, और वहाँ पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बिहारियों को पीटते हैं, बिहारियों को वहां पर गाली देकर भगाते हैं। यानी कि जो वो लोग हैं महाराष्ट्र के लोग रहने वाले क्षेत्रवाद करते हैं, यानी वो बोलते हैं कि नहीं मेरा ही क्षेत्र अच्छा है, तुम लोग अपने क्षेत्र में चले जाओ। जो गुजरात के लोग वो समझते हैं कि हम ही लोग अच्छे हैं। बिहारी क्या होते हैं, बिहारी लुच्चा लफंगे होते हैं, जो ये क्या करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं। और जहां पर क्षेत्रवाद होगा वो भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बड़ी चुनौती है, जो क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। अगला है वंशवाद, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जिस भी पार्टी का सरकार बनता है वो पार्टी क्या करती है, वंशवाद करती है, यानी अपने ही घर के व्यक्तियों को उच्च उच्च पद दे देते हैं। जिस पार्टी की सरकार बनती है वो अपने ही घर में व्यक्तियों को अच्छे अच्छे पद दे देते हैं, जबकि जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जो भी उनके पार्टी में और योग्य व्यक्ति होते हैं, उनका
अच्छा पद नहीं मिल पाता है। जो कि वंशवाद करते हैं, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो बिहार में आरजेडी की सरकार क्यों ना हो। पहले कौन थे बिहार के मुख्यमंत्री 90 में? लालू प्रसाद यादव हुए। लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी को बना दिए, और राबड़ी देवी के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए। उनकी लड़की मीसा भारती। तो जितने भी क्या है, अपने ही घर के लोगों को क्या दिया जाता है? अच्छे अच्छे पद दिया जाता है। जो क्या है, ये वंशवाद है। या उत्तर प्रदेश की बात ले लिया जाए, मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव, वो भी मुख्यमंत्री। उनकी धर्मपत्नी अखिलेश यादव के डिम्पल यादव, वो भी सांसद। न जाने उनके घर में कितने सांसद और मंत्री है। तो ये सब क्या हो रहा है? वंशवाद हो रहा है। अपने ही घर के व्यक्तियों को अच्छे अच्छे पद दे रहे हैं। या रामविलास पासवान की बात की जाए, या मोदी जी की बात की जाए, सभी लोग क्या कर रहे हैं? वंशवाद कर रहे हैं। मोदी जी का कोई वंश नहीं है, फिर भी इनके जो नजदीकी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है? अच्छे अच्छे पद दिया जाता है। तो सब क्या हो रहा है? हर एक पार्टियां में आज क्या हो रहा है? वंशवाद हो रहा है। अब चलते हैं आर्थिक, लोकतंत्र की आर्थिक चुनौतियां क्या है। तो लोकतंत्र की आर्थिक चुनौती है एक रिश्वत। लोकतंत्र की क्या है? एक आर्थिक चुनौती क्या है? रिश्वत। पहला लिखा गया है कि रिश्वत। तो ये रिश्वत क्या है? यानी कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी जाओ कार्य कराने के लिए, कोई भी अफसर के पास जाओ तो बिना घूस बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। ये जितने भी पदाधिकारी होते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए क्या लेते हैं? रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत कहाँ से लेते हैं? टेबल के नीचे से लेते हैं। ये क्या है? जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। साधारण आप जाइए बैंक में जाइए, अगर आप लोन पास कराते हैं 10 या 20 हजार का भी, तो मैनेजर साहब क्या कहते हैं कि हमको दीजिए 1%, या बोलते हैं कि 5,000 या 2,000 रुपया लगेगा। तो ये क्या है? रिश्वत। तो कोई भी कार्य कराने के लिए यहाँ भारत में, वो बिहार में या उत्तर प्रदेश, क्या लगता है? रिश्वत। यानी कि दलाली कहिए या घूसखोरी कहिए, इसी को क्या कहते हैं? रिश्वत। जो हमारे पदाधिकारी होते हैं टेबल के नीचे से लेते हैं, जो लोकतंत्र के लिए क्या है? एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद है काला बाजारी। ये काला बाजारी क्या होता है? तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जब मार्केट में कोई भी वस्तु एकदम सस्ता हो जाता है तो सभी वस्तुओं को क्या करते हैं? खरीद कर और उसको गोदाम में स्टॉक कर देते हैं, और उसको थोड़ी थोड़ी मार्केट में निकालेंगे तो क्या हो जाता है? उसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि काला बाजारी करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी प्याज 80 रुपये 90 रुपये किलो हो जाता है। यानी कि जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, जब सस्ता हो जाता है तो सभी प्याज को खरीद कर गोदाम में अपना रख देते हैं, और मार्केट में बोलते हैं कि प्याज नहीं है, प्याज क्या हो गया है? खत्म हो गया है। और इसको कम मात्रा में कर मार्केट में निकालेंगे और इसका रेट क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जो लोकतंत्र के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब है तस्करी। कि तस्करी क्या होता है? वैसा व्यवसाय, वैसा व्यापार धंधा जो सरकार इसको इजाजत नहीं देती है, फिर भी जो व्यापारी होते हैं इसको व्यापार करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? तस्करी। जैसे वे गांजा, अफीम, चरस, हिरन के छाल, हाथी के दांत, इस सब के लिए सरकार इजाजत नहीं देती है, फिर भी इसका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तस्करी कहते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है जुआ। अगला है जुआ, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो अधिकांश आप लोग देखे होंगे गली मोहल्ले या चौराहे पर जुआ खेला जाता है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्या है? चुनौती है। तो ये है लोकतंत्र के लिए चुनौतियां। ये हो गया विश्व स्तर पर, और ये हो गया भारत के लिए चुनौतियां। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, तो ये लिखकर व्याख्या कर दीजिएगा, फोन नंबर मिल जाएगा। या क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, तो इसका 3 हिस्से लिखिए जाएगा: राजनीतिक चुनौती, सामाजिक चुनौती और आर्थिक चुनौती। और इसके बाद ऐसे लिखकर और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, जो आपको मन में आएगा। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऐसे टेबल बना दीजिएगा। लेकिन अगर व्याख्या करना होगा तो इसमें से एक लिख लीजिए, इसमें से एक 2, या इसमें से एक 2 लिखकर, यानी कि 4 या 5 को लिखकर आप विस्तार से लिख देते हैं तो आपका फुल नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। कुछ ऐसा लिखिए, कुछ अलग लिखना है, तब जाकर अलग नंबर मिलेगा। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके जैसा करें, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो लोकतंत्र की चुनौतियों पर ये पूरा जो हो गया बच्चों, यानी कि 10th क्लास का आज पूर्णतः जो नागरिक शास्त्र का बुक है वो पूर्णतः आज खत्म हो गया। 5 अध्याय पढ़ा चुके हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं 5 अध्याय देख लें।
तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो अगला टॉपिक होगा वो हिस्ट्री पर 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का चालू करेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।